वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले कंजर्वेशन है हम अगर किसी चीज़ को बचाएंगे या प्रिजर्व करेंगे, उसको महफूज रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, वो ख़त्म ना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, सबसे बड़ी एग्जांपल फॉरेस्ट की है जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ये फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स को प्रिजर्व हम कर रहे हैं, या बाकी पुरानी बिल्डिंग्स जो भी है उसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं, और उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो फॉरेस्ट जो है वो हम प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनको बहुत मिकदार में काटा जा रहा है। किस वजह से काटा जा रहा है? या तो उनको लैंड चाहिए फॉर कल्टीवेशन, या तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए होता है, या तो फर्नीचर बनाने के लिए, और वुड जलाने के लिए एज अ फ्यूल। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल में कमी होती है, और ड्रॉट्स भी इससे होते हैं। अब जो ये डिफॉरेस्ट्रेशन है, इससे ज़मीन जो है, जो सरखेज़ ज़मीन होती है वो चेंज होती है इनटू डेजर्ट्स। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ह्यूमस होता है। इस चीज़ को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा और एक टर्म है इकोसिस्टम, जो होता है हमारे माहौल में इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम एक ग्रुप है या कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, दोनों की, जो फॉरेस्ट में होती है, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये इकोसिस्टम जो है ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इनमें। इसके अलावा और एक चीज़ है वो है बायोडाइवर्सिटी। ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिसको हम हाई लेवल पे रखते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। ठीक है। अब इसकी कंजर्वेशन और इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से डेवलप हो सके। इस बायोडाइवर्सिटी को की एग्जांपल मैं आपको दूंगी। नेशनल पार्क्स आजकल बनते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में उन जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और नेशनल पार्क्स में वहाँ के प्लांट और एनिमल्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। सबसे पहले हमने पढ़ा डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? जैसे मैंने इससे पहले बताया, डिफॉरेस्ट्रेशन की कॉज है मतलब हम पेड़ पौधे जो है वो काटते हैं, उसके बाद वो ज़मीन जो है या तो हम वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं या एनिमल ग्रेजिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो पेड़ पौधे जो हमने काटे होते हैं उससे हमें लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्ट्रेशन के? ये जो प्राइमरी कॉजेज़ है, सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे बताया, लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक में अपने पर्सनल यूज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलीगल लॉगिंग, ठीक है, अर्बनाइजेशन में डिजर्टिफिकेशन हो जाती है इससे, माइनिंग, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से होती है ये। ठीक है, या पेपर हमें मिलता है इन फॉरेस्ट से, उसकी वजह से ये जो डिफॉरेस्ट्रेशन है वो हो जाती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्ट्रेशन के? इसकी डिफॉरेस्ट्रेशन करने की वजह से हम पे क्या असरात होंगे? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोल्यूशन होगा, ड्रॉट होगी, डेजर्टिफिकेशन, एनिमल और प्लांट लाइफ इफेक्ट होगी, शॉर्टेज खाने की होगी, फ्लड आएगा रिवर्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ सकती हैं इसके वजह से, डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से।
अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन। हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में जो रहती है वाइल्ड लाइफ वो। सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स भी होते हैं। 31% जो है अर्थ की सरफेस पे वो फॉरेस्ट का है। और फॉरेस्ट एक प्राइमरी सोर्स है जिससे हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन मिलता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हमें मिलती हैं। ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 80% ऑफ स्पीशीज़ जो है वो फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है हमें कैसे बचाने हैं, हमें क्या काम करना है जिससे ये जो फॉरेस्ट है वो बच सके। सबसे पहले एफॉरेस्ट्रेशन। अगर वहाँ से फॉरेस्ट में डिफॉरेस्ट्रेशन होती जाती है हमें, लेकिन यहाँ से ज़्यादा पेड़ पौधे जो है वो लगाने हैं। हमें कुछ जो फॉरेस्ट का हिस्सा है उसको हम एज अ सिक्योर्ड ग्रूव हमें देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर कोई भी डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। सिक्योर्ड ग्रूव वो एक हिस्सा होता है लैंड का, फॉरेस्ट का, जहाँ पे मनाही है डिफॉरेस्ट्रेशन की, ठीक है, या वहाँ जाने की मनाही होती है। इसके अलावा हमें प्लान करना चाहिए कटिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा हमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना होता है और हमें ये देखना होता है कि कम से कम लैंड एग्रीकल्चर में और बाकी पर्पसेस में वेस्ट हो। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत बड़े एरिया पे नेचुरल हैबिटेट को रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसमें आप एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जोन्स होते हैं जिसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें हम मेन 3 जोन्स की बात करेंगे। एक तो कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बफर जोन में आप टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन में 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो जिसमें आप ह्यूमन सेटलमेंट्स या क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं और इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स और एक जोन में आप बाहर सबसे आउटर जोन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंस क्या है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की? इसमें आप कंजर्वेशन स्पीशीज़ की कर सकते हैं, इकोसिस्टम की, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ और लैंडस्केप की विदाउट इन्फेक्टिंग एनी स्पीशीज़ या एनी प्लांट या एनी एनिमल। ठीक है, इसके अलावा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है। रेस्टोर कर सकते हैं, अगर कोई भी डैमेज्ड पार्ट हो बायोस्फीयर का उसको रेस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसका इकोसिस्टम रेस्टोर कर सकते हैं, हैबिटेट को रेस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन और रिसर्च में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ एंड फौना इज़ द एनिमल लाइफ। ठीक है, लेकिन फ्लोरा में जो है कुछ बैक्टीरिया और फंजी जो है उसको भी हम फ्लोरा की कैटेगरी में ही लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो है एनेडेमिक स्पीशीज़, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये एनेडेमिज्म उसी एनेडेमिक स्पीशीज़ को ही हम कहते हैं। ठीक है, ये वो स्पीशीज़ है या वो प्लांट्स है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंगारूज है, कंगारूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ बर्ड्स भी हैं वो भी किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाटिक लॉइन जो है वो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लॉइन टेल्ड मैस्टिक जो है वो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो एनिमल्स आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे एंडेमिक स्पीशीज़ है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एक एरिया होता है जहाँ पे एक एनिमल जो है और उसकी जो सराउंडिंग्स है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी चीज़ से। वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिससे वाइल्ड लाइफ को
वाइल्ड लाइफ पे बुरे असरात पड़े, ठीक है। ना ही तो उन वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है, ना ही तो उनको मारा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्ट्रिक्टली मनाही होती है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, जिसमें 1,22,509.33 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उसमें है, जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया का 3.73% हिस्सा है, ठीक है। बाकी जो सेंचुरीज है वो 218 प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट की के हिसाब से, ठीक है, जिसमें 16,829 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है पाया जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे फर्स्ट सेंचुरी या नेशनल पार्क जो है वो है मनास नेशनल पार्क या मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्वायर का, एलिफेंट रिजर्वायर का और बायोस्फीयर रिजर्वायर का, जो आसाम में है, इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है, ये जो वीडियो है मैं आपको 2 हिस्सों में तकसीम करके बता रही हूँ। ये वाला चैप्टर जो है ये हम 2 वीडियोस में बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम नेशनल पार्क एंड फर्दर आगे भी पढ़ेंगे और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो एक एरिया है जो गवर्नमेंट साइड में रखती है, ठीक है, ताकि वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रिजर्व हो सके, ठीक है। वहाँ पे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। ये पूरी तरह से कट ऑफ होती है किसी भी साइंटिफिक इंटरेस्ट से, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है इंडिया की वो कुछ यूँ है, इस लिस्ट में मैंने दी हुई है, इस लिस्ट में मैंने दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके अलावा जो दूसरा है रेड डेटा बुक हमारे पास है। रेड डेटा बुक में वो डेटा है, वो रिकॉर्ड है जिसमें वो ऐसे स्पीशीज़ है, प्लांट्स, एनिमल्स या बाकी स्पीशीज़ है जो भी ख़त्म होने की कगार पे है, जो रियर स्पीशीज़ है, जो बस गिने चुने बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें ये सारी जो डेटा है, ये सारा जो डेटा है इस रेड बुक में हमें मिलता है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब आपको पता होगा कि समर्स में कुछ नए जानवर हमें देखने को मिलते हैं जो हम विंटर्स में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये जानवर जो है ये विंटर्स में यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे जो ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है ये यहाँ से निकल के किसी गर्म जगह पर बसेरा करते हैं और उसके बाद जब यहाँ पे फिर से समर्स आ जाते हैं फिर से माइग्रेट यहाँ पे करते हैं। इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है आपको वो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, फिर से हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये जो पेपर है इसको हम यूज्ड पेपर को सब जमा करके, ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं जिसकी वजह से ये जो पेपर है हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेपर मिल में होती हैं, इसमें बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन जैसे आप लोगों को पता है, फिर से जो भी जगह फॉरेस्ट का हमने काटा है उसको फिर से भरना, ठीक है, इसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। या तो ये नेचुरली हो सकता है या तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे फॉरेस्ट्स को वापस लाने की, ठीक है।
हमें क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट का टेक केयर करना, उसका ख्याल रखना? क्योंकि इसमें इसकी जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके रूट्स के थ्रू उनके लीव्स तक जाती है और ट्री टॉप्स तक जाती है, ठीक है। इसमें ये अर्थ का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ठीक है। कार्बन प्लांट्स ले जाते हैं, इसकी वजह से जो माहौलियात है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन की लेवल में ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक एंड सप्लीमेंट्री हमें फूड देता है, ठीक है, हम लोगों को, और इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी देता है। 80% जो है एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, वो उनका घर है यही फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ नहीं रहता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।